प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर का विषय है आर्थिक कुशलता का प्रमाप, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इससे पहले अपन कर चुके हैं आर्थिक कुशलता की अवधारणा तथा आर्थिक कुशलता को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उसके बारे में भी अपन जान चुके हैं। ये यूनिट सेकंड में से विषय लिया गया है जो कि एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इसकी संख्या है 104, ईए ग्रुप के लिए है और मैं डॉक्टर मनुशरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आर्थिक कुशलता का मापन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से न केवल एक फर्म को लाभ होता है, उद्योग को लाभ होता है, इसके द्वारा सरकार भी कई प्रकार के निर्णय लगाती है, लेती है। आर्थिक कुशलता फर्म को उचित निर्णय लेने में मदद करता है। मैक्सिमम आउटपुट किस लेवल पे होगा उसकी जानकारी मिलती है। इनपुट और आउटपुट का क्या कॉम्बिनेशन होगा उसकी जानकारी मिलती है। और जो उपलब्ध कम से कम साधन है उसका सर्वोत्तम प्रयोग कैसे हो सकता है, ये सब आर्थिक कुशलता के मापन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वैसे हर दृष्टिकोण से कुशलता का माप ठीक ठीक निकालना कठिन है क्योंकि हर फर्म, हर उद्योग की स्थिति अलग प्रकार की होती है। तो विभिन्न सांख्यिकीय विधियां, गणितीय सूत्र तथा अनुभव के आधार पर आंतरिक और बाहरी वातावरण का अवलोकन करने के पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। इसलिए आर्थिक कुशलता का सही मापन करना बड़ा कठिन है, लेकिन विभिन्न थिंकर्स ने, अर्थशास्त्रियों ने इसकी मापने की जो विधियां बताई है उसका अध्ययन अपन इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। ये एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पेपर में से लिया गया है और यूनिट सेकंड का ये विषय है। 3 तरीके से कुशलता का माप किया जा सकता है। पहला, प्रथम अनुकूलतम मॉडल जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरी विधि है विभिन्न प्रकार के जो रेशो है, अनुपात विश्लेषण है, जिसमें उत्पादकता या कार्यकुशलता जो अनुपात है उसके माध्यम से जो है मेजरमेंट किया जाता है कुशलता का। तीसरा है इकोनोमेट्रिक मेथड। यह भी एक प्रकार से के गणितीय सूत्र ही है जिसके माध्यम से जो आर्थिक कुशलता का मापन किया जाता है। तो प्रथम विधि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या किया जाता है, फर्म के जो उद्देश्यों को मात्रा में निर्धारित किया जाता है, पहले उनमें आने वाली बाधाओं का आकलन किया जाता है उसके बाद, और उसके पश्चात आदर्श गणितीय विधि के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उत्पादनकर्ता 2 वस्तुओं के उत्पादन की योजना 3 साधनों के सहयोग से करना चाहता है। प्रथम वस्तु की 1 इकाई उत्पादन करने में वो क्या क्या इनपुट का प्रयोग उसके लिए हो सकता है। 1 श्रमिक का 1 घंटा, 1 मशीन का 1 घंटा तथा कच्चे माल की 2 इकाइयों की आवश्यकता होगी। दूसरी वस्तु के उत्पादन में 3 श्रमिक घंटे, मशीन का 1 घंटा, कच्चे माल की 1 इकाई की आवश्यकता होगी। इनपुट की कुल मात्रा स्थिर है
जो कि 18 श्रमिक घंटे, 8 मशीनी घंटे तथा 14 कच्चे माल की इकाइयां हैं। उत्पादनकर्ता प्रथम वस्तु के 10 रुपए तथा दूसरी वस्तु के 20 रुपए के हिसाब से बेचना चाहता है। यहां पर हम मान लेते हैं कि दोनों उत्पादन के स्तर जो है वह है Q1 और Q2। इतना उत्पादन का स्तर हमने माना है। इस उदाहरण में उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य अधिकतम बिक्री करना है, यानी अधिकतम मात्रा में रेवेन्यू आगम प्राप्त करना है। इस आधार पर बिक्री या रेवेन्यू जो इक्वेशन होगा उत्पादनकर्ता का क्या होगा, R इज इक्वल टू 10 Q1 प्लस 20 Q2। यह अधिकतम जो है वो आगम को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यह Q1 और Q2 निकालना जरूरी है। उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा? Q1 तथा Q2 के उत्पादन स्तर का उत्पादन करने के लिए इनपुट मांग पूर्ति समीकरण इस प्रकार होगा। पहला समीकरण जो कि 18 घंटे श्रमिक के हैं उसको व्यक्त कर रहा है, जिसमें Q1 प्लस 3Q2 इज इक्वल टू एंड लेस देन 18। दूसरा 8 घंटे है, इसमें Q1 प्लस Q2 लेस देन इक्वल टू 8। और तीसरा 14 कच्चे माल की आवश्यकता होगी, उसका इक्वेशन होगा 2Q1 प्लस Q2 लेस देन इक्वल टू 14। इस तरीके से 3 प्रकार के समीकरण बनेंगे जो कि उच्चतम जो सीमा है वो बता रहा है तीनों साधनों की। पिछली स्लाइड्स में इसको बताया गया है, उसके हिसाब से एक समीकरण अपने निर्धारित किया है। उपयुक्त सभी समीकरण इनपुट के उपयोग की अधिकतम सीमा को दर्शा रहे हैं। अब उपयुक्त समस्या के आधार पर उत्पादन स्तर का निर्धारण करना है जिस पर कि कुल रेवेन्यू अधिकतम हो। चित्र द्वारा या ग्राफ द्वारा इसको दर्शाया गया है। इस अक्ष पे Q1 उत्पादन की मात्रा और इस पर Q2 उत्पादन की मात्रा दर्शाई गई है। तीनों जो रेखाएं हैं वो अलग अलग सिचुएशन को दर्शा रही है, जो कॉम्बिनेशन इनपुट और आउटपुट का उसको दर्शा रही है। विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं। उपयुक्त ग्राफ में O D C B A एरिया में ही उत्पादन स्तर का निर्धारण करना होगा। अपने सीमित इनपुट से उत्पादन करता है, इसके बाहर उत्पादन नहीं कर सकता है। इस पूरे जो एरिया है इसके बीच उत्पादन करना होगा, क्योंकि इससे अधिक इनपुट उसके बाद उपलब्ध नहीं है। तो इस पर ही मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें मैक्सिमम लाभ होगा या मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा या मैक्सिमम रेवेन्यू होगा, वो कौन सा होगा ये अपन को जानना है। सही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट कहलाएगा ये ODCBA। उत्पादनकर्ता को अधिकतम आगम B बिंदु पर प्राप्त होगा। इस बिंदु पर किस प्रकार से प्राप्त होगा, क्यों प्राप्त होगा? समीकरण में संख्या को रखने पर निम्नलिखित आगम समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण को रखने पर यह स्थितियां प्राप्त होगी। D बिंदु पर Q1 की 7 इकाई और Q2 की 0 इकाई से कितनी प्राप्ति होगी? 70 की रेवेन्यू प्राप्त होगा। C बिंदु पर Q1 की 6 इकाई और Q2 की 2 इकाई से 100 रुपये रेवेन्यू प्राप्त होगा। जबकि B बिंदु पर Q1 की 3 इकाई और Q2 की
5 इकाई से 130 रुपये रेवेन्यू प्राप्त होगा, और ए पर 0 और 6 यानी 120, यानी बी बिंदु पर उस अधिकतम लाभ होगा, इस कॉम्बिनेशन में उस अधिकतम लाभ होगा। इस पर टेंजेंट भी है, ये जो कर्व है टेंजेंट आ रहा है, तो अतः बी बिंदु पर जो है वो उसे साम्य की अवस्था होगी। इस जो समीकरण और चित्र से ये स्पष्ट किया गया है। दूसरा जो मेथड है वो है अनुपात का विश्लेषण, जिसमें प्रोडक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो, कैपिटल इन्वेस्टेड रेशो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या नेट प्रॉफिट रेशो, इन सब की मदद से जो है वो कार्य कुशलता का मापन किया जाता है। तीसरी जो विधि है वो इकोनोमेट्रिक मेथड है। इस मेथड में भी सांख्यिकीय प्रशिक्षण के द्वारा, एम्पिरिकल स्टडी के द्वारा, अनुभव के आधार के पर जो पुराने परिणाम हैं उनकी तुलना की जाती है, और उसके आधार पर एक परिकल्पना का निर्धारण करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो अतः एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के जो विद्यार्थी है उन्होंने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पर, ये मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी पर आधारित जो वीडियो लेक्चर था उसको सुना और देखा। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये यूनिट 2 का टॉपिक लिया गया है, इस पर सवाल भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी इसमें जानकारी जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।